तो आज की प्रश्नोत्तरी में हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रो स्कीम यानी संतति परीक्षण योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? प्रोजेनी टेस्टिंग स्कीम, तो आपको इसका आंसर देना है। पीटीएस की शुरुआत हुई थी 1960 में, 1960 में, और 1960 में ही आपको पता होगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम वो भी लागू हुआ था। तो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट भी 1960 है, 1960, और प्रोजेनी टेस्टिंग स्कीम ये भी 1960 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, असुमेलित छांटिए। असुमेलित मतलब मिसमैच कौन सा है? उर्मुल डेयरी बीकानेर, उर्मुल डेयरी बीकानेर में है, आपको बिल्कुल पता है। और गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है, ये भी आपको पता है। वर्मूल डेयरी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। और पद्मा डेयरी आपको पता होना चाहिए, प्रथम जो सबसे पुरानी डेयरी जिसको कहते हैं पद्मा डेयरी, वो कहाँ है? ये अजमेर में है। तो ये असुमेलित है, इसका करेक्ट है अजमेर, सबसे पुरानी डेयरी है, बिल्कुल। तो उर्मूल, गंगमूल, वर्मूल, इनका ध्यान रखना है। उर्मूल का मतलब होता है उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऐसे ही गंगमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की कुल भैंसों की संख्या में, भैंसों की पशु संख्या होती है भाई, जनसंख्या नहीं होती, जनसंख्या मनुष्यों की होती है। तो विश्व की कुल भैंसों की संख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? भारत में कितने प्रतिशत भैंसें विश्व की हैं? आपके सामने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आंसर्स आपके आ रहे हैं, बिल्कुल। इसमें ऑप्शन एक आपको पता होना चाहिए कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, तो आंकड़ा वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा, 53.84, बिल्कुल। विश्व की अच्छी से अच्छी भैंसें, ज्यादातर भैंसें भारत में पाई जाती है। और भैंसों को डेयरी उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि भारत में भैंसों की संख्या गायों की संख्या से कम होने के बावजूद भैंसों का उत्पादन गायों से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आपके सामने है, पशुधन उत्पाद सांख्यिकी रिपोर्ट, ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट ये जारी होती है 2023 के अनुसार राजस्थान में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता बढ़ गई है, आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन हो गया इसका थर्ड, सी। रेगुलर जो हर साल रिपोर्ट्स आती हैं, बिल्कुल दुग्ध का उत्पादन बढ़ता रहता है, और राजस्थान में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में, यानी पिछले वर्ष की बात करें 2023 की, तो 2023 में राजस्थान भारत में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर हो गया था। लेकिन वापस से अभी जो नई रिपोर्ट आई है, सांख्यिकी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग भारत वापस से द्वितीय स्थान पर है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान द्वितीय स्थान पर आ गया है। लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप है, 14.44% जो दूध है वो राजस्थान में भारत का उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें राजस्थान में अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता यानी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एग की देखनी है तो बहुत कम है, 34 एग पर कैपिटा पर ईयर, यानी 34 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्थान में उपलब्ध है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्वार का बॉटनिकल नेम बताना है आपको, आपके सामने ऑप्शंस हैं, वानस्पतिक नाम बताना है,
ज्वार का वनस्पतिक नाम बताना है आपको, तो बिल्कुल सोरघम बाइकोलोर, बिल्कुल सही है, सोरघम बाइकोलोर। देखिए पेनिसिटम टाइफोइडिस ये होता है बाजरे का, बाजरा, बाजरे को पर्ल मिलेट भी कहते हैं। और ये विग्ना अंगुलेटा है मूंग का। मेडिकागो सेटाइवा जो है ये है रिंजके का, और रिंजका को एल्फा एल्फा घास भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। रिंजका और बरसीम चारों का राजा और चारों की रानी कहलाते हैं। लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स हैं तो प्रोटीन की अधिकता होती है, पशु अच्छा उत्पादन देता है। ये प्रोडक्शन टाइप के चारे होते हैं। 3 प्रकार के चारे होते हैं, नॉन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। नॉन मेंटेनेंस जिनमें डीसीपी 3% से कम होती है, जैसे स्ट्रा है, कड़बी है, इस प्रकार के जो चारे होते हैं उनको हम नॉन मेंटेनेंस में रखते हैं। मेंटेनेंस चारों के अंदर जैसे हरी मक्का है, ज्वार है, इस प्रकार के चारे मेंटेनेंस प्रकार के होते हैं। और प्रोडक्शन टाइप के जो चारे होते हैं उनमें ज़्यादातर लेग्यूम्स आते हैं, जैसे रिंज का, जिनमें 5% से ज़्यादा डीसीपी हो, उनको हम प्रोडक्शन टाइप के चारे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20वीं पशुगणना के अनुसार सही सुमेलित है। राजस्थान के हिसाब से क्वेश्चन है। राजस्थान में जो 20वीं पशुगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर है, बिल्कुल सही है। सबसे कम पशु घनत्व वाला जैसलमेर है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर सबसे कम पशु घनत्व और जन घनत्व भी सबसे कम है जैसलमेर में। सर्वाधिक भेड़ और बकरियां राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी सही सुमेलित कौन सा हो गया, उपरोक्त सभी, सभी सही सुमेलित हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शवों के निस्तारण के तरीके हैं। शव का मतलब होता है जानवर का शव, पशु का शव कहलाता है कारकस। और आपको पता है पशु जब मर जाता है, मृत पशु किसी संक्रामक अथवा असंक्रामक बीमारी के कारण पशु मर जाता है, तो उसके शव का यानी उसकी डेड बॉडी का प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है, उसका प्रॉपर रूप से उचित रूप से निस्तारण जरूरी है, ताकि मनुष्यों को और अन्य जानवरों को कई सारी गंभीर बीमारियों से या जो बीमारियां शव से फैल सकती हैं उनसे बचाया जा सके। तो उसमें या तो पशु को बरी कर देते हैं, गड्ढे में दफना देते हैं, तो उसके लिए भी फिक्स है कि उस गड्ढे पर क्रिसोल या कोई डिसइंफेक्टेंट या नमक डाल करके 1.5 मीटर से गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। मिनिमम जो गहराई होती है, ध्यान रखनी है आपको, कम से कम 1.5 मीटर गहराई पर पशु का शव होना चाहिए, ताकि जो जंगली जानवर है उसको निकाल नहीं सके। दूसरा तरीका होता है जलाना यानी इंसिनरेशन, इंसिनरेशन या फिर पायरे होता है जिसमें पशु को बर्न कर दिया जाता है। और एक होता है फ्लेम गन, फ्लेम गन में तीव्र जो ज्वाला है उसको पशु के शरीर पर, उससे पशु को जलाया जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड पूछिए शव के डिस्पोजल या फिर शव के निस्तारण, या शव को हम बोलते हैं कारकस। तो शव के डिस्पोजल का सबसे बेहतर जो तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है जलाना, बर्निंग। क्योंकि बर्न के बाद किसी भी प्रकार का स्पोर और किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स है वो जिंदा नहीं रह पाता है, वो इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, इसलिए सबसे अच्छा होता है जलाना। और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला जो डिस्पोजल मेथड है वो होता है बरियल, यानी गड्ढों में दफनाना। गड्ढों में दफनाना सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो गड्ढों में दफनाने के नुकसान भी होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स जैसी बीमारी है, उसके स्पोर आपको पता है 40 साल तक उसके स्पोर इन्फेक्शन करने योग्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शवों का निस्तारण यानी डिस्पोजल ऑफ कार्कस का सही के तरीके कौन से हैं। तो पहला है इंसिनरेशन यानी जलाना, दूसरा बरियल, बिल्कुल सही है, तीसरा है फ्लेम गन, फ्लेम गन मेथड से उस पर फ्लेम डाली जाती है, आग की लपट डाली जाती है। तो इसमें आंसर आएगा ऑल, बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर सही है।
यहां पर आपको ध्यान रखना है, मानव के मृत शरीर को बोलते हैं कैडेवर। कैडेवर। मेडिकल कॉलेजेस में आपने सुना होगा कि डेड बॉडी पर काफी सारे परीक्षण, प्रैक्टिकल और एजुकेशन के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से उसको उपयोग में लिया जाता है। तो मानव का मृत शरीर कहलाता है कैडेवर, और जानवर का मृत शरीर कहलाता है कारकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पशुओं में अंतः परजीवियों एंडोपैरासाइट्स को नष्ट करने की प्रक्रिया या उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर आने लग गए। डीवर्मिंग। पेट के कीड़ों को, वर्म्स को हटाना डीवर्मिंग कहलाता है। डीहॉर्निंग आपको पता है ही, डीहॉर्निंग क्या होता है? सींग को हटाने की क्रिया। डीबडिंग, सींग की कलिका जो कि बछड़े में आरंभिक अवस्था में नष्ट कर दी जाती है, उसको डीबडिंग या डिसबडिंग बोलते हैं। डिपिंग, ये भेड़ में काम में ली जाती है। भेड़ के शरीर पर बहुत सारे परजीवी हो जाते हैं। आपको पता है भेड़ के शरीर पर ऊन होती है, और ऊन घनी होने के कारण उसमें बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स या बाह्य परजीवी घुसे होते हैं। इन बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए भेड़ों को, झुंड को एक एक करके पानी में से निकाला जाता है। एक गड्ढे में पानी भर दिया जाता है जिसको डिप टैंक बोलते हैं, और उसमें से होकर के भेड़ों को गुजारा जाता है। भेड़ों का मुंह उसमें नहीं डूबना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पानी होना चाहिए उसमें, और उस पानी के अंदर डेल्टा मैथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है, इस प्रकार के बाह्य परजीवी नाशक जो सॉल्यूशन है, विलियन है, वो मिला दिए जाते हैं एक निश्चित मात्रा में, ताकि भेड़ की मृत्यु भी नहीं हो उन जहरीले रसायनों से। तो इस प्रकार से भेड़ों को डिपिंग किया जाता है। सबसे ज्यादा भेड़ों की डिपिंग की जाती है। भेड़ों के शरीर पर बहुत सारे परजीवी होने के कारण भेड़ों को परजीवियों का अजायब घर भी कहते हैं, म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स भी कहते हैं भेड़ों के शरीर को या भेड़ों को। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी वर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस पैटर्न पर आधारित है? तो इसमें बिल्कुल आनंद पैटर्न आंसर है। आपको पता है जो डेयरी की शुरुआत हुई थी, या फिर भारत में खैरा डिस्ट्रिक्ट से या आनंद पैटर्न से ही शुरुआत मानी जाती है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। आगे है पशुधन उत्पादों के बारे में असंगत। कौन सा असंगत है? जो एनिमल प्रोडक्ट्स है जैसे दूध है, मांस है, इनके बारे में क्या गलत है? इनका कम ताप पर भंडारण किया जाता है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर कम रखा जाता है, क्या कारण है इसका? कि कम टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि नहीं होती है, या उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बाय द वे कुछ बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है, जिससे वो प्रोडक्ट खराब नहीं होता। पशुओं के जो उत्पाद होते हैं जैसे दूध है, मांस है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पोषक पदार्थ होते हैं। इन पोषक पदार्थों में वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं। तो इसलिए कम टेम्परेचर रखा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव ग्रो नहीं कर सके। सेकंड है, पशु उत्पादों के लिए लघु मार्केटिंग चैनल सुलभ होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं, यानी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनको तुरंत लोकल एरिया में मार्केटिंग किया जाता है, इनका विपणन कर दिया जाता है। भारत में कुल 1340 तरल दूध संयंत्र है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर आ जाएगा कोई नहीं। तो सभी संगत हैं, इसका मतलब ये हुआ सभी संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बकरी की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है, मतलब ड्यूल पर्पज। बकरी के संदर्भ में देखें तो ड्यूल पर्पज का मतलब हो गया, द्विकाजी का मतलब हो गया ऐसी बकरी जो मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। अगर दोहरी उपयोगिता को हमको गाय के संदर्भ में समझना हो तो ऐसी गाय या ऐसे बैल जिनको भारवाहक के रूप में काम में लिया जाता है,
और साथ में दूध के लिए काम में लिया जाता है। तो गाय के संदर्भ में दोहरी उपयोगिता का मतलब अलग है, जिनके बैलों को ट्रॉट पर्पज काम में लिया जाता है और फीमेल्स को दूध के लिए काम में लिया जाता है। तो दोहरी उपयोगिता वाली कौन सी है? तो ये जो बकरी की नई नस्लें हैं, गुजरी, सोजत और करौली, ये सभी नई नस्लें हैं। आपको पता है पिछले साल ही इनका पंजीकरण हुआ है। तो उपरोक्त सभी ड्यूल पर्पज की ब्रीड्स हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से ड्रॉट एनिमल नहीं है, कौन सा भारवाहक पशु नहीं है? तो देखिए, घोड़ा भी बिल्कुल भारवाहक होता है, ऊंट भी भारवाहक होता है और बैल भी भारवाहक होता है। तो कुत्ता भारवाहक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, सभी के आंसर सही गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुस्त शुष्क मजल, गहरा मूत्र, डिहाइड्रेशन, नोस्ट्रिल्स में घाव, इस तरह की कोई लक्षण दिखाई दे तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों के आंसर भी आ गए। वो बीमार पशु की पहचान है, यानी जो बीमार पशु होता है, ड्राई मजल, यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाह्य परजीवी है, एक्टोपैरासाइट कौन सा है? आपके सामने एक्टोपैरासाइट दिए हुए हैं 3 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर आ गए आपके, बिल्कुल सभी हैं। चिचड़े को बोलते हैं हम टिक्स, और टिक्स को हटाने की क्रिया डी टिकिंग कहलाती है। टिक्स काफी सारे रोग उत्पन्न करती है, जैसे टिक फीवर है। तो वर्बली मैं पूछूं टिक फीवर किस बीमारी को कहते हैं, तो आप लोग आंसर दीजिए, टिक फीवर किसको बोलते हैं? टिक फीवर बोलते हैं बेबेशियोसिस को। बेबेशियोसिस बिल्कुल सही है, आंसर आ गया बच्चों का, टिक फीवर। और टिक्स जो होती है चीचड़ी, वो कुछ टॉक्सिन्स निकालती है, टॉक्सिन्स के कारण जानवर में पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है। तो टिक टॉक्सिन्स से जो पैरालिसिस हो जाता है उसको टिक पैरालिसिस बोलते हैं। वेबेशियोसिस है, थैलेरियोसिस है, काफी सारे रोग टिक्स के द्वारा पहुंचाए जाते हैं जानवरों में। इसके बाद माइट्स की बात करें तो माइट्स के जो संक्रमण को मेंज कहते हैं। टिक्स आकार में बड़े होते हैं, माइट्स छोटे होते हैं। माइट्स घुसे हुए होते हैं स्किन के अंदर। तो माइट्स भी 2 तरह के होते हैं, बोरोइंग और नॉन बोरोइंग। ज्यादातर घुसे हुए होते हैं माइट्स से। माइट्स का हम एग्जांपल देखें तो एक डेमोडेक्स आपने सुना होगा, डेमोडेक्स, इससे खुजली या खाज जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। डॉग में डेमोडेक्स कैनिस इन्फेक्ट करता है और डेमोडेक्स कैनिस के कारण कुत्ते के शरीर पर से बाल झड़ने लग जाते हैं, खुजली हो जाती है और त्वचा का रंग कॉपर जैसा दिखाई देने लगता है, कॉपरी स्किन हो जाती है। जू की बात करें हम तो जू को लाइस कहते हैं और लाइस के संक्रमण को शरीर पर इन्फेस्टेशन होता है। जो बाह्य परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेस्टेशन, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो करते हैं इन्फेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। जो परजीवियों द्वारा जो किया जाता है वो इन्फेस्टेशन होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं इन्फेक्शन। तो जू के संक्रमण को या जू की शरीर पर अधिकता को पेडिकुलोसिस कहते हैं, पेडिकुलोसिस कहते हैं, या फिर लाउसीनेस कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्टोपैरासाइट्स हैं सारे ऑप्शंस में। तो आज की इस क्लास के ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए।